हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 17 ऑफ नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज देख लेते हैं कौन कौन से थे, और साथ में ही लास्ट में रिवीजन की क्लास है। और उसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में, राष्ट्रीय मृगी दिवस के बारे में, जिसको हर साल 17 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो एपिलेप्सी है उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एक तरीके से कहूँ तो केंद्रीय जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उससे रिलेटेड एक रोग है, एक ये डिजीज है। मानसिक रोग से संबंधित एक डिजीज है जिसमें बहुत सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अनकॉन्शियस हो जाना या अलग तरीके की गतिविधियां इसमें होती हैं। इस बार की जो थीम है वो क्या डिसाइड करी गई है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और नवंबर का जो महीना है उसको राष्ट्रीय मृगी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। ओके, क्लियर। साथ में ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा पूरी दुनिया भर में अगर मैं बताऊं तो 50 मिलियन लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों के बीच में मिर्गी जो एक डिजीज है वो फैला हुआ है और कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इस मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में करी गई थी 2009 में डॉक्टर निर्मल सूर्या के द्वारा, है ना, जो स्पेशली पूरे भारत में समाज में मिर्गी से लेकर जो अवेयरनेस है उसको फैलाने का काम कर रहे थे। और साथ में जो पीड़ित लोग हैं उनको किस तरीके से इस रोग से बचाया जा सकता है, इसके विषय में ये जो फाउंडेशन है ये काम करता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 2010 में करी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। ओके, क्लियर। इस बात को समझ लीजिएगा, दोनों को आपको ऐड नहीं करना है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे अलग है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या इंटरनेशनल स्टूडेंट डे अलग है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के लिए भी एक स्टोरी है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक घटना है चेकोस्लाविया के प्राग की। प्राग राजधानी है चेकोस्लाविया की। चेकोस्लाविया का फाउंडेशन डे था, तो उस दिन क्या होता है, 28 अक्टूबर का दिन था 1939 का। ओके, तो इस दिन क्या होता है कि वहाँ के जो शिक्षक थे, छात्र थे, वो इकट्ठा होते हैं प्राग में और अपने स्थापना दिवस के लिए खुशियां मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो इस पर जो नाजी थे उनके द्वारा क्या होता है, हमला कर दिया जाता है, गोलीबारी करी जाती है। और इससे वहां पर एक छात्र जिसका नाम रहता है जॉन ओपेल्टल, वो एक मेडिकल छात्र था और उसकी हत्या हो जाती है, यानी वो मारा जाता है। इसके अलावा 1200 छात्रों को पकड़कर जो नाजियों के यातना गृह थे उसमें डाल दिया जाता है और उसमें 9 छात्रों को फांसी दे दी जाती है। और ये घटना थी 17 नवंबर की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लंदन में जाकर एक सम्मेलन होता है, जो प्राग के अंतरा जो छात्र थे, जो शिक्षक थे उनका। और उसके बाद 17 नवंबर को सब इकट्ठा होकर ये डिसाइड करते हैं कि हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। लंदन में ये बात डिसाइड हो जाती है। इसके बाद हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, इस बात को याद रख लेंगे। वर्ल्ड डे ऑफ प्री मेच्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, वर्ल्ड डे ऑफ प्री मेच्योरिटी दुनिया भर में जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये डे मनाया जाता है हर साल 17 नवंबर को। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलोसफी डे। वर्ल्ड फिलोसफी डे के बारे में बात करूं तो जो नवंबर का तीसरा थर्सडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार जो थर्सडे पड़ा है वो 16 नवंबर को पड़ा है, तो यानी कि हमने विश्व दर्शन दिवस कब मनाया, तो 16 नवंबर को मनाया है। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी 2023 की, तो एक बहुसांस्कृतिक दुनिया में दार्शनिक प्रतिबिंब, इसके साथ में ये डे मनाया गया है। क्लियर। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड कप हो रहा है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड बनाया गया है, वो देख लेते हैं क्या है। तो विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है रोहित शर्मा जी, और रोहित शर्मा जी के द्वारा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इनके जो छक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो उनकी संख्या 50 हो गई है। और क्रिस गेल के जो छक्के थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 49 थी, इस बात को ध्यान रख लेंगे। लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्क्रीन पर ये आप जिसको देख रहे हैं, ये एक लेखक हैं, काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा फेमस लेखक हैं। इनका नाम है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है स्पेशली मानवाधिकारों के बारे में बात करने के लिए, अपने विचारों को बेबाक तरीके से बोलने के लिए, रखने के लिए दिया जाता है ईस्ट साइड वैकलेव हैवल सेंटर के द्वारा, जिसकी स्थापना 2012 में करी गई थी। ओके। अच्छा, सलमान रुश्दी के बारे में बताऊं तो सन 2022 में इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर हमला होता है चाकू से, है ना। और इसके बाद ये पहली बार सार्वजनिक रूप से निकल कर गए थे। और 2023 में इनको जर्मन बुक ट्रेड का के लिए शांति पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, क्लियर। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, एक जर्मन बुक ट्रेड और साथ में ही इनको जो डिस्टर्बिंग अवार्ड दिया गया है उसके लिए। शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता का विजेता स्टार्टअप शी गार्ड किस देश से संबंधित है? तो देखो, जो नवा जलवायु के लिए जो नए नए विचार हैं उसको अपनाने के लिए प्रतियोगिताएं होती रहती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा सुरक्षित रह सके और नए नए आइडियाज के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रतियोगिता कराई गई और इसमें जो एक स्टार्टअप था जो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, जिसका नाम है शी गार्ड, उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। तो ये कहाँ का है? तो शी गार्ड जो है पाकिस्तान का है और इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। इसने क्या ऐसा बनाया जिसकी वजह से इसको ये जो प्राइज है वो दिया गया है, ये विजेता रहा है। तो जो केले का पेड़ होता है ना, तो उसे जो छिलके निकलते हैं, उसके जो वेस्ट पार्ट निकलते हैं, तो उससे इन्होंने सैनिटरी नैपकिन बनाई है। तो जिसकी वजह से फर्स्ट नंबर पे विजेता रहा है शी गार्ड, जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पर रहा है वियतनाम, थर्ड नंबर पे रहा है जापान। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करें, तीसरा हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो देखो, जो ये तीसरा हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप है, ये दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इसको हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, आवास और शहरी विकास मंत्री हैं, श्री हरदीप सिंह पुरी ने शिवाजी स्टेडियम में इसकी स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है। और ये तीसरा हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, वीडियो चैट ऐप जिसका नाम है ओमेगल। ठीक है, तो इसने ओमेगल ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि ओमेगल पे बार बार ये आरोप लग रहा था कि जो अब्यूजिंग वर्ड्स या अब्यूजिंग जो कंटेंट देखने को मिल रहा था, जो लोग चैट कर रहे थे वो अपनी एज बढ़ाकर चैट कर रहे थे, क्योंकि ये स्पेशली ये ओमेगल ऐसा वीडियो कॉलिंग चैट था जो स्पेशली 14 साल से के बच्चों के लिए लेकर आया गया था। लेकिन इसमें जो 14 साल के बच्चे थे वो अपनी एज ज्यादा बताकर चैट कर रहे थे। तो ये सारे आरोप की वजह से वीडियो चैट ऐप है जिसका नाम है ओमेगल, उसने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इस बात को जरूर याद रख लेना। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो काफी लंबा रहा है, यानी कि ये 14 साल से ये काम कर रहा है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे? तो लिफ के ब्रुक्स इसके संस्थापक थे और लिफ के ब्रुक्स ने ही इसकी जानकारी दी है कि इसको अब हम बंद कर रहे हैं। अकेले भारत में 23 लाख एक्टिव यूजर्स हैं जो इसका यूज करते हैं। okay? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भूकंपीय घटनाओं की एक असाधारण श्रृंखला देखने को मिली है। कहाँ पर? आइसलैंड में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आइसलैंड में सिर्फ 24 घंटे में 14,000 भूकंप दर्ज किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक एरिया है आइसलैंड। और साथ में यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई है। और ये जो सबसे भयंकर जो भूकंप आया है अभी तक आइसलैंड में, वो कहाँ पर आया है तो वो भी देख लेते हैं। तो आइसलैंड की जो राजधानी है रेकजाविक, वहां पर 5.2 की तीव्रता वाला भूकंप देखने को मिला है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो इसका एडिशन याद रख लेना, ये नवा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा जनवरी के महीने में। जनवरी 2024 में 17 से लेकर 20 जनवरी तक होने वाला है ये। और इसमें आप छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों को, उद्यमियों को, पेशेवरों को देखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई उत्पादों के लिए ऋण रोकने का निर्देश किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो उत्पाद हैं, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है बजाज फाइनेंस से। तो बजाज फाइनेंस के इन दोनों उत्पादों पर रोक लगा दी है आरबीआई ने। किसने रोक लगा दी है? तो
हमारा जो रिजर्व बैंक है उसने इस पर रोक लगा दी है और ये बोला है कि 15 नवंबर को आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी करा और ये बोला है कि इसमें जो ग्राहक हैं उनकी सही से डिटेल नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इसको रोक दिया जाए। दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो देखो, ये शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर था, प्राकृतिक गैस का ट्रांसफर किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो गेल के द्वारा किया गया है। गेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का फुल फॉर्म क्या है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये काम किया गया है और इससे गेल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो यात्रा 54 दिन में कंप्लीट करनी थी वो सिर्फ 27 दिन में हो गई है और गेल को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फायदा हुआ है। देखो, स्वेज नहर और जिब्राल्टर होते हुए यात्रा 54 दिन में कंप्लीट करनी थी और जिससे लगभग 15,600 टन CO2 उत्सर्जित होता था। लेकिन अब क्या है कि जो ये समय सीमा है कम हो गई, लगभग आधी हो गई, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी उत्सर्जन काफी ज्यादा कम हुआ है। इससे हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है उसको भी लाभ हुआ है और हमारा जो गेल है उसको भी फायदा हुआ है। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। और किस जहाज के द्वारा किया गया है तो वो भी समझ लेते हैं। तो कैस्टिलो डी सैंटिस्टेबन, ठीक है, कैस्टिलो डी सैंटिस्टेबन के द्वारा ऐसा किया गया है, यात्रा कंप्लीट करी गई है, यानी कि ये जो ट्रांसफर है वो किया गया है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप के बारे में चर्चा करेंगे। भारत ने किसके साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो देखो, भारत और अमेरिका के बीच में +2 की वार्ता चल रही है और इसके दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। इसके तहत क्या होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं वो साथ में करी जाएंगी, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे ये अपने काम का और अपने विचारों का और अपने अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस तरीके के बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। आइए बात करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में कौन अग्रणी हुआ है? तो देखो, आरबीआई के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ये लाया गया था। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जो ग्राहक हैं उनको जो भी वित्तीय सुविधाएं देनी है, जो भी डिजिटल जानकारी देनी है, उसको बैंक सही तरीके से करे, है ना, संचालित करे। तो इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी जो नाम लेकर आया गया है, या सामने जिस बैंक का नाम आया है वो इंडसइंड बैंक है। कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करूं तो 1994 से ये काम कर रहा है और प्रेजेंट टाइम में इसके पास 1911 शाखाएं हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और साथ में 751 जगहों पर इसकी जो शाखाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? भारत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखो, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और साथ में ही आतंकवाद वित्त पोषण से संबंधित, यानी कि पैसा आतंकवाद में तो नहीं लग रहा है। इसके लिए भारत में एक कमिटी आई है, एक टीम आई है। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसका नाम है FATF मीटिंग। ठीक है, यानी FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इनकी मीटिंग भारत में हो रही है, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए और आतंकवाद में भारत का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस बात को समझने के लिए। तो ये जो जांच ब्यूरो आई है ये भारत में काम कर रही है इस समय और टीम में राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय यानी जिसको हम ईडी कहते हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और वित्त नियामकों जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ने की उम्मीद है। यानी कि ये सब संस्थाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो आप समझ लेंगे कहाँ पर हो रही है, तो भारत में हो रही है। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? हम इनको बड़े अच्छे से पहचानते हैं, सुब्रत राय सहारा इनका नाम है और इनका निधन हो गया है महज 75 साल की उम्र में। डायबिटीज और हाइपरटेंशन से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सहारा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। इसका जो बिजनेस है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। इनका निधन मुंबई में हुआ है। देखो, फाइनेंस में, रियल एस्टेट में, मीडिया में, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स, टूरिज्म, हर एक क्षेत्र में इसका जो पैसा है फैला हुआ था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और महात्मा गांधी जी की जब 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी तो उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड किया गया था। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है।
को भी ध्यान रख लेंगे। और 16 नवंबर को भारत में लेखा परीक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 2021 में करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हर साल नवंबर का जो तीसरा बुधवार होता है उस दिन मनाया जाता है, तो इस बार 15 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, अब उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद जिनके बारे में हमने कल सारी डिटेलिंग से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। 15 से अधिक उत्पादों को उत्तराखंड के जीआई टैग दिया गया है। ओके, ये सारी लिस्टिंग है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक पर भी जा सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गोल्डमैन के द्वारा एशियाई बाजारों के रेटिंग समायोजन में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत को अपग्रेड किया गया है, यानी कि भारत की स्थिति को बेहतर बताया गया है। गोल्डमैन क्या है, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वाला बैंक है। किफायती गेहूं के आटे के लिए सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है, तो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिससे कि भारत में सभी को किफायती दाम पर गेहूं का आटा मिल सके। और ये 27 रुपए यानी 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, है ना। और इसका नाम है भारत आटा पहल। क्लियर। और ये जो हमारे देश के सहकारिता उद्योग है उसके माध्यम से पूरे भारत में बांटे जाएंगे। जकार्ता, इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ओके, आपको बता दूं कि आसियान में भारत सिर्फ संवाद वार्ता के लिए जाता है, उसका सदस्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक वनडे में सर्वाधिक शतक का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया है, तो विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया है। और एक इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर ने बहुत पहले कहा था कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के द्वारा शायद तोड़ दिया जाए, है ना। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज नए विचारों के साथ में। तब तक प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।